Hello students, in today's video we are discussing internal reconstruction of the companies. एडवांस अकाउंटेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन से ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्निर्माण। लुक स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जब हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कंपनी का बिजनेस रन करना मुश्किल हो जाता है, तो कंपनीज रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन भी ले सकती है। रिकंस्ट्रक्शन टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हम आगे बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको तो आप लिक्विडेट कर देते हो, समाप्त कर देते हो और नई कंपनी फॉर्म करते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च एज फॉलोज। फाइंड, अब आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है? अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स it was found that goodwill was worthless and that other assets are overvalued to the following extent। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है गुडविल की, नेक्स्ट है अदर असेट्स की कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने ओवरवैल्यूड कर लिया था 1,28,000 से और प्लांट एंड मशीनरी को कर दिया है 1,76,000 से। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स to the extent ₹16,000 was necessary। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 16,000 से। नेक्स्ट हमें बोला गया है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल ऑन 1 अप्रैल। दैट मीन्स ट्रिब्यूनल ने रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम को सैंक्शन कर दिया है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट है क्रेडिटर्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स एंड द बैलेंस टू बी पेड इन कैश 6 months आफ्टर द डेट। अब देखिए जो आपके ये क्रेडिटर्स गिवन है इसका 50% के लिए आप इशू कर रहे हैं 6% डिबेंचर्स और 50% का आप करेंगे पेमेंट। क्रेडिटर्स का 50% कितना हो गया है? 6,40,000 आपका टोटल अमाउंट है, इसका आपने हाफ कर दिया तो 3,20,000 आपका इधर हो गया और इधर भी हो गया 3,20,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू 5 ईच, पार्टली पेड अप। और जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो 10 रुपीज ईच के थे उसको आपको 5 तक कर देना है, अप टू 5। द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 1 और इक्विटी शेयर को भी 1 तक कर देना है। नेक्स्ट है द असेट्स टू बी रिड्यूस टू रिवैल्यूड फिगर, और जो आपकी ऊपर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रिवैल्यूएशन की बात हुई थी उनको रिवैल्यूड वैल्यू तक कम कर देना है, लेस कर देना है, तो ये लेस हो जाएगी यहां से। द नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी वाइप्ड ऑफ, और जो ये नेगेटिव बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का उसको भी हटा देना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उसको 1 या 2 बार रीड करके वहीं उसके एडजस्टमेंट को समझ लेना है कि हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, फिर उसी के बाद आप फर्दर प्रोसेसिंग करना। इसमें सबसे पहले हमारी एंट्रीज होगी और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। फाइन, तो एंट्रीज किसकी होंगी? ये जो आपने नीचे एडजस्टमेंट गिवन है सबकी एंट्री होगी। क्रेडिटर्स ये देखो 50% से कम हो रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि उनके अगेंस्ट आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्रेडिटर्स की हो गई है।
3,20,000 से। फाइन। नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था कि प्रेफरेंस शेयर को हमें कम कर देना है 5 तक। तो टोटल अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपीज। तो 5 और 5 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक तो आपका जाएगा बैलेंस शीट में और एक जाएगा आपका रिटर्न ऑफ में। दैट मीन्स जो आप एंट्री कर रहे हैं इस जर्नल में, इसको सिंपली इस लैंग्वेज में समझ लीजिए। फाइन। और टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 64,000। तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट इज 3,20,000। आ गया आपका जनरल एंट्री का अमाउंट, जिसको आपको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट जाएगा क्योंकि सेम अमाउंट से है। इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर के लिए भी आपके पास दो पार्ट्स होंगे। इक्विटी शेयर को एक करोगे 4 में और एक करोगे 1 में। टोटल अमाउंट है इक्विटी का 5 रुपीज। फाइन। और नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 192,000। तो जनरल में जो अमाउंट जाएगा दैट इज 4 रुपीज। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया जनरल का अमाउंट, दैट इज योर 7,68,000 रुपीज। नाउ जो 1 रुपीज है ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब आपके पास इन दोनों के अमाउंट आ गए हैं। ऐसे ही क्रेडिटर में 50-50% है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देखिए कि हमारे पास जनरल रिजर्व भी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में है। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व है वो हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बट आप ये सोचिए कि जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन की कगार पे है उस कंपनी में क्या ये जनरल रिजर्व शो होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने लॉसेस है। तो ये तो एक मिथ है इसको शो करना। तो जनरल रिजर्व को भी हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3200 का। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि जो असेट्स हमारी रीवैल्यूड हुई है उनको भी कम कर देना है, गुडविल को भी हटा देना है और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को भी रिमूव कर देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। इन असेट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे गुडविल को देख लीजिए। गुडविल का क्या अमाउंट है? 448,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से ओवर वैल्यूड थी? 1,28,000 से। प्लांट एंड मशीनरी थी 1,76,000 से। फाइन। और प्रोविजन आपको क्रिएट करना था तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री भी यही होगी, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000 से हो गई। बट ये जो P&L अकाउंट है हमारा लॉस है, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,88,000। नेक्स्ट है हमारा ये कैपिटल रिजर्व। ये यहाँ पे क्यों आया और कैसे आया इसके लिए आप देखेंगे ऊपर जब हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया था 1,08,8,000 से। फाइन। यहाँ पे भी क्रेडिट किया है 3,200 से। तो ये क्या आ रहा है आपका 1,092,000। उसमें से इन सब फिगर्स को आप लेस कर देंगे तो नीचे आपका आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व 35,200 से। फाइन। इन सब का जो टोटल है उसको आपने 1,091,200 से लेस कर दिया। क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उन सब की एंट्रीज आपने डन कर दी है। नाउ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल तो कितनी थी? अब ये देखिए इस इशूड कैपिटल में आप चेंजेस नहीं करेंगे, उसको आप जो पुरानी है उसे ही लिखना है। इशूड कैपिटल हमारी 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच के थे और 1,92,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 के थे। फाइन। नाउ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल।
क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था पार्टली पेड अप। तो इधर आ गया आपका 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट पेड अप कितने हुए हैं? 5 रुपीज के। नेक्स्ट है 1,92,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 रुपीज ईच, पेड अप 1 रुपीज। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये 1 रुपीज है, इधर 5 रुपीज है, इधर आ गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा क्योंकि जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको रिटर्न ऑफ करने थे 35,200। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अब आपका फर्स्ट है सिक्योर्ड लोन में 6% डिबेंचर्स आपने जो नए इशू किए हैं वो लिखने हैं आपको 3,20,000 के, और ये पुराने डिबेंचर्स है 5% के, दैट इज 3,84,000। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स 50% का पेमेंट हुआ था बट 50% अभी भी बाकी थे, तो जो ये 50% है यहाँ आ गया है। क्लियर, लाइबिलिटी साइड क्लियर है। नेक्स्ट इज असेट्स, टेंजिबल असेट्स जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी है। आपने पुराना जो बैलेंस गिवन है इसका पुरानी बैलेंस शीट में, उसमें से आप ओवर वैल्यूड अमाउंट को लेस कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट आपको गुडविल गिवन थी बट हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया इसलिए यहाँ नहीं लिया है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड आपको इतना ही गिवन था। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स जिसमें आपको प्रोविजन बनाना था, तो आपने 1,92,000 लेस कर दिए, 16,000 का प्रोविजन आ गया 176,000। बिल्स रिसीवेबल्स पुराने ही हैं 64,000 के। कैश इन हैंड इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज 19,200। तो आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज कंप्लीट है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद की आपकी बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्रीज क्लियर है। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन के इन्हीं क्वेश्चंस को फ्लुएंटली करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन को जस्ट रीड करके उनके एडजस्टमेंट को मेमोराइज कीजिए कि इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। देर आफ्टर उसकी एंट्रीज को भी रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए जिससे कि वो फ्लुएंटली आपसे सॉल्व होंगे।